भारत के तमाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को डॉक्टर सुनाव प्रसाद सिंह का प्रणाम। आज मैं आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी गर्त में उन्नति के बाद गर्त में कैसे पतन के गर्त में कैसे गिरी, तीसरा और चौथा कारण बताने के पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैटी को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी खोज की प्रेरणा कहाँ से और कैसे मिली। काउंसिलर मैटी के पिता लुगी मैटी का देहांत 1827 ईस्वी में हो गया। उस समय मैटी की उम्र 18 वर्ष था। वो इंटर में पढ़ रहे थे, आईसी इंटर साइंस पढ़ रहे थे। उसमें जीव विज्ञान और बायोलॉजी बॉटनी एक साथ पढ़ाई होती थी, केमिस्ट्री और फिजिक्स होती थी। 1830 ईस्वी में काउंसिलर मैटी की माता टेरेसा मैटी नानी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। उनकी चिकित्सा आधुनिक चिकित्सा मॉडर्न मेडिकल साइंस के चिकित्सक लोग कर रहे थे। वो दर्द से बहुत परेशान थी। चिकित्सकों से उन्हें आरजू किया कि भाई आपका ऐसी तो दवा हो जो दर्द को कम कर दे। मेरी माँ बहुत परेशान है। डॉक्टरों से इस बात पर झक हो गई, काफी कहासुनी हो गई। चिकित्सा उनकी माँ के ब्रेस्ट कैंसर की चिकित्सा एलोपैथी मॉडर्न मेडिकल साइंस से चलती रही और काउंसिलर मैटी की पढ़ाई भी चलती रही। उनकी माता के बीमारी की वजह से पढ़ाई रुकी नहीं। 1845 ईस्वी में उनकी माता मर गई, कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। 15 साल उन्होंने कैंसर का दर्द झेला। मैटी को बड़ा अखर गया और परेशान हो गए कि आखिर कोई तो ऐसी दवा हो। तब उन्होंने पौधों का स्टडी शुरू किया। हैनीमैन को पढ़ा, रिचर्ड वैक्स को आउटफोर्स पढ़ा। जिस समय आउटफोर्स की खोज हुई थी उस समय मैटी की उम्र 6 साल थी। 1809 में इनका जन्म हुआ था। 1815 में दर्जिलियस ने आउटफोर्स की थ्योरी दी थी कि पौधों की रचना है, जीव की रचना ईश्वर ही कर सकता है या आदि कोई अद्भुत शक्ति अद्वितीय शक्ति है वही कर सकती है। जब अब 1845 के बाद इन्होंने स्टडी तो किया, पहले कर ही रहे थे। करते करते उन्होंने कुछ पौधों को जमा किया, इकट्ठा किया, उनका एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने का सबूत इटली के संग्रहालय में डॉक्टर अजीत सिंह राजस्थान के हैं या पंजाब के हैं, उन्होंने वहां से एक बोतल भेजा। उसमें लिखा था अल्कोहल चेरिडोनियम मेजस 40% अल्कोहल। वो प्रूफ करता है कि मैटी एक्सट्रैक्शन करते थे, कोहेशन और डिस्टिलेशन नहीं करते थे। उन्होंने पौधों को जमा किया और एक साथ मिलाया। उसके पौधों के औषधीय गुण के आधार पर, थेरेप्यूटिक इफेक्ट के आधार पर, इसलिए कि पौधों की जो औषधीय पहचान बनती है उनका थेरेप्यूटिक इफेक्ट से पड़ती है। उसके आधार पर उन्होंने पौधों को मिलाया और एक डाइल्यूशन बनाया। और मिलाने का जो आधार था उनका, हर टिंचर का ड्रग स्ट्रेंथ 100% करके मिलाते थे। एक सर्ट और रेशियो जो रखा था उसमें क्वांटिटी ऑफ ड्रग रेशियो उसी के अनुसार होता था और टोटल आता था 10% D1 हो गया। टोटल टिंचरों का जो होता था क्वांटिटी ऑफ ड्रग रेशियो का टोटल जोड़ वो 10 होता था, उसको 10% D1। जिसलिए कि उनका सभी टिंचर का 100% ड्रग किया हुआ था। तो मिलाने के बाद जो प्रपोर्शन, पहला जो उन्होंने बराबर प्रपोर्शन में सभी पौधों को मिलाया, मतलब एक आप क्वेश्चन नंबर 1 में आप जाकर देखिए, पहला औषधि उनकी थी। उन्होंने D1 को लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के लिए आदमी की आवश्यकता नहीं थी, किसी बड़ा अस्पताल खोलने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने जनता में बांटना शुरू कर दिया और वो जमींदार थे, उनके रियासत में, उनके जमींदारी में जितने गरीब जनता थे उसमें वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया। आज भी जो दवाएं बनती है उनका ह्यूमन पर ट्रायल होता है और मैटी ने भी रोगी पर ट्रायल लिया, आराम नहीं मिला। तब उन्होंने उसको 1:9 के रेशियो में डाइल्यूट किया। डाइल्यूशन बनाने के 2 विधियां हैं जो पहले मैं वर्णन कर चुका हूं। वो है
सिंटेशनल प्रोसेस 1:9 के रेशियो में अनुपात में मिलाया जाता है और 1:9 डिस्टल सिस्टम में। डिस्टल सिस्टम में D2 किया, उसका एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आया उनको डाटा तैयार करते गए और डाटा में देखा कि जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट मिल नहीं रहा है, बल्कि शरीर पर कुछ असर पड़ रहा है। तब उन्होंने उस डाइल्यूशन को 1:9 के रेशियो में फिर डाइल्यूट किया और उसको D3 से नामांकित किया। लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया, अपने पेशेंट पर, स्वस्थ व्यक्ति पर नहीं करते थे, वो रोगी पर करते थे। स्वस्थ व्यक्ति को तो पैथोलॉजी थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता था, बीमार हो जाता था, इसलिए उसको रोगी पर एक्सपेरिमेंट करते थे। और उसके बाद उन्होंने उससे जो रिजल्ट आया, परिणाम आया, उसका उन्होंने डाटा तैयार किया। वही ऐसा ही डाटा आज IDC भारत के इलेक्ट्रोपैथ से खोज रहा है। उन्होंने डाटा तैयार किया, डाटा के बाद जो परिणाम आया उसको नोट करते गए और डायरी में नोट करते चले गए। उससे भी साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट उस मेडिसिन का भी था, मतलब थेरेप्यूटिक इफेक्ट D3 में भी था। उसके बाद उन्होंने उसको फिर डाइल्यूट किया, D3 से D4, 1:9 के उसमें D4 किया, मतलब 0.01% पर किया और एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि बड़ा विचित्र रिजल्ट मिल रहा है। शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रोग ठीक हो रहा है, दर्द दूर हो रहा है। जिस आपने एक्सपेरिमेंट में बीमार व्यक्तियों को रोग के लक्षण के हिसाब से रुग्ण अंग की दवाई देते चले गए और रिजल्ट मिलता गया और वो डाटा तैयार करते चले गए। वो हो गया D4 का रेशियो बना और उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा यूनिक है और है, शरीर पर कोई असर नहीं, साइड इफेक्ट होता है, आफ्टर इफेक्ट भी नहीं होता है, लेकिन रोग ठीक हो जाता है। कहने का मतलब कि पौधा में कुछ दो तरह के रसायन को उन्होंने अलग अलग किया। एक वैसे रसायन थे शरीर पर क्रिया प्रकट करते थे और रोग को ठीक तो करते थे, लेकिन शरीर पर उनका असर होता था। रोग कहने का मतलब बॉडी के साथ रिएक्ट करते थे। और D4 के स्तर पर जब उन्होंने तैयार किया तो वो बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था और रोग को ठीक कर रहा था। एक्चुअली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ वही हैं जो बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, लेकिन रोग को ठीक करती हैं। रुग्ण अंग के देने पर रोग को, लक्षणों को दूर कर देती हैं। अब यहाँ पर इसी तरह का डाटा तैयार करते चले गए और डाटा में देखा D5 में तो हुआ, रिजल्ट तो मिला, लेकिन देर से मिला। D6 से भी मिला, कुछ और देर से मिला। D7 से भी एक्सपेरिमेंट हुआ, वो और देर हुआ, लेकिन मैट्रिक को तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए था। जैसे उनकी माँ का दर्द था, दर्द को दूर करने के लिए इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए था। इंस्टेंट रिजल्ट के लिए उन्होंने D4 को कहा कि यह ही वो औषधि का मूल स्तर है जिस पर रोग तो दूर होता ही है, शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तब ये बात है 1855, 56, 57 का, और उन्होंने तब मेडिसिन बनाना शुरू किया। ला रोचेटा का जो फाउंडेशन है 1850 के 5 नवंबर को पड़ा था और रहने के लायक वो बिल्डिंग भवन ला रोचेटा मुरेसी शैली का बना हुआ है और उसका रहने के लायक 59 में हो गया, लेकिन एक्चुअली ला रोचेटा की समाप्ति फिनिश हुआ 1880 में, मतलब 30 साल में उनका ला रोचेटा बना, जो आज मैंने वीडियो पर आपको दिखाया है। ला रोचेटा प्लाजा मैटे और मैटेंगनी के नाम से भी एक बिल्डिंग है, उसका भी मैटेंगना लॉ में किया करके है। इस प्रकार उस समय 1859 में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पहली खेप ला रोचेटा में फार्मास्यूटिकल सेंटर कंपनी को रजिस्टर्ड कराया, गवर्नमेंट की सेवा रजिस्टर्ड थी और ला रोचेटा की मान्यता नहीं थी किसी भी देश में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता उसमें भी नहीं थी। और बनाने के लिए लमैटी ने एक डायरी ही इस्तेमाल किया, फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन फार्माकोपिया नहीं लिखा, इसलिए हर एक पौधे का फार्माकोलॉजी लिखा जाना जरूरी था, जो वो नहीं कर पाए और वो फार्माकोपिया इसका अधूरा रह गया। अब उस समय, जिस समय मैटी ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन तैयार किया, उस समय एंजाइम की खोज नहीं हुई थी। 1859 में इन्होंने पहला खेप निकला था और एंजाइम की खोज 1890 में हुई। इस प्रकार
इस कहानी को जो इलेक्ट्रोपैथी को नहीं जानते हैं, हिस्ट्री को नहीं समझ पाए, जो गहरे पानी में नहीं डूबने का प्रण किया, वो मदर टेरेसा के ब्रेस्ट कैंसर को कुतिया के कैंसर से जोड़ दिया और कहा कि मैटी की कुतिया बीमार थे, घाट पर लौटती थी और वो उसका घाव ठीक हो गया, उससे उनको प्रेरणा मिली। कितना प्रगल्भ है। इसी तरह का प्रगल्भ किताबों में चलाया। इसी तरह की बात एक आशीष कुंडू झारखंड का, उसने भी अपनी किताब में यही जोड़ दिया। अरे भैया जरा गहरे पानी में डूब के देखो, ये सारा कहानी इटली में एक संस्था स्थापित हुई है 2014 में, और उस संस्था ने सारी बातें अपनी किताब हिस्ट्री में लिखा है और डॉक्टर सुदाम शास्त्री को वो हिस्ट्री हाथ लग गई है और हमने एक किताब उस इतिहास के कहानी को हिस्ट्री ऑफ मैटी मिस्ट्री करके हमने लिखी है कि किताब को आप सबों को कंप्यूटर में आ गया है, लेकिन मेरी आंखें भी कंप्यूटर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, अक्षर हम नहीं पहचान पा रहे हैं। जब हो जाएगा तो प्रिंट करके हम आप लोगों को बताएंगे। ये है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की खोज की प्रेरणा मैटी को कैसे मिली, सच्ची कहानी। आप गूगल पर जाएंगे, आप पूछेंगे कि कौन सा वेबसाइट है, तो हम वो भी आपको बताएंगे। अब की बार मैं आपको तीसरा कारण, मैटी के गर्त में जाने का तीसरा कारण बताऊंगा।